जनवरी 25, 1990 जब एक पॉल अनिंस नाम का पर्सन ह्यूम हाईवे के साउथ में हेड कर रहा था टुवर्ड सिडनी। वो एक ब्रिटिश था जो ऑस्ट्रेलिया में एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे आया था, बट वीक्स टर्न्स इनटू मंथ्स एंड ही वाज नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सर्वाइवल। 90s में ऑस्ट्रेलिया में हिच हाइकिंग बहुत कॉमन होता था लोगों के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल करना, नए नए लोगों से मिलना वॉज वेरी ट्रस्टेबल। जो लोग नहीं जानते, लेट मी टेल यू कि हिच हाइकिंग का मतलब होता है जब हम किसी से लिफ्ट लेते हैं अपने ट्रैवल के लिए। पॉल भी ऐसे ही रास्ते में किसी को देख रहा था सो ही कैन कंप्लीट हिज वे। देन उसने देखा कि एक वाइट कलर की कार उसी की तरफ आ रही थी एंड उसने उसको लिफ्ट के लिए अप्रोच भी किया। द कार पुल्ड ओवर एंड पॉल ने देखा कि एक टॉल एंड मस्कुलर मैन स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कार। पॉल ने उस स्ट्रेंजर से राइड शेयर की, तब तक शायद पॉल को नहीं पता था कि ही वॉज अबाउट टू मीट हिज वर्स्ट फेट। हेलो गाइस, वेलकम टू अरुण के। आज हम एक ऐसे ही ग्रूसम केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसको बैकपैक मर्डर के नाम से भी जाना जाता है। दिस केस इज फिल्ड विद अनइमेजिनेबल हॉरर्स जिसने ऑस्ट्रेलियन लोगों में उस टाइम डर का ऐसा माहौल बना दिया था जिस पर लोग आज भी बात नहीं करना चाहते। इट मेक्स पीपल थिंक कि हाउ अ ह्यूमन बीइंग कैन कमिट सच हॉरिफिक क्राइम। और अगर आप भी क्राइम और मिस्टीरियस केसेस को सुनना पसंद करते हैं तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ लेट्स गेट हैव अ ब्रीफ लुक अबाउट द बैकपैक मर्डर्स। पॉल अनिंस 1990 में अपने बैकपैक के साथ सिडनी के आउटस्कर्ट में ह्यूम हाईवे की तरफ से सिडनी को आ रहा था एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ राइड टू कंप्लीट हिज ट्रैवल। तब उसने देखा कि एक वाइट कलर की कार उसी की तरफ आ रही थी, सो ही आस्क्ड दैट स्ट्रेंजर फॉर अ राइड एंड उस स्ट्रेंजर ने उसको इसकी परमिशन दे भी दी कि वो उसके साथ ट्रैवल कर सकता है। पॉल वाज वेरी हैप्पी क्योंकि बैक इन 90s इट वाज वेरी कॉमन टू पीपल। उस स्ट्रेंजर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज बिल। जैसे ही दोनों ने अपने आगे का रास्ता शुरू किया, दे गेट वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर क्योंकि बिल का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा था एंड पॉल काइंड ऑफ लाइक्ड इट। बट थिंग्स टर्न अराउंड जब कुछ टाइम बाद बिल ने पॉल से अजीब से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, लाइक कि क्या उसको कोई स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग आती है या उसको कोई मार्शल आर्ट्स के बारे में पता है। पॉल ये सब सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल तो ज़रूर हुआ, बट उसने इस सब को इग्नोर किया एंड बात को ऐसे ही जाने दिया। कुछ टाइम बाद बिल ने पॉल से एक और क्वेश्चन पूछा विच वॉज द चिलिंग क्वेश्चन ऑफ ऑल। बिल ने पूछा कि क्या किसी को पता है कि पॉल कहाँ जा रहा है। पॉल इस बार बहुत ही ज़्यादा डर चुका था क्योंकि ही नोस कि बिल कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि द वे ही वॉज बिहेविंग इट वॉज हॉरिफाइंग पॉल। समहाउ ही कंट्रोल हिज नर्व्स, बट कुछ टाइम बाद बिल ने पॉल से कहा कि उसको गाड़ी रोकनी पड़ेगी टू गेट कैसेट्स फ्रॉम द बैक सीट। बट पॉल ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि कैसेट्स तो बिल्कुल बिल के सामने ही रखी हुई थी। बिल जैसे ही बैक सीट पर जाता है, पॉल गाड़ी के डोर को अंदर से खोलता है एंड ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। वो देखता है कि बिल इस पे क्या रिएक्शन देगा। बिल जैसे ही पॉल को बाहर देखता है, तब पॉल नोटिसेस कि बिल के फेशियल एक्सप्रेशंस काइंड ऑफ गिविंग हिम अ वार्निंग टू गेट बैक इनटू द कार सीट। पॉल कहता है कि वो बिल की हेल्प करने के लिए बाहर आया था, बट बिल कहता है कि उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए और वो पॉल से कहता है कि वो अपनी सीट पर दोबारा जाकर बैठ भी जाए। कुछ टाइम बाद दोबारा बिल पॉल से कहता है कि उसको एक बार फिर से बैक सीट पर कैसेट चेक करनी होगी एंड वो ये कहकर साथ के साथ ही गाड़ी साइड में दोबारा से रोक लेता है। लेकिन इस बार पॉल देखता है कि बिल ने बैक सीट के नीचे से एक रोप निकाली थी और इस बार पॉल बुरी तरह से घबरा जाता है एंड जब तक पॉल कुछ ट्राई करता, बिल पॉल के ऊपर उस रस्सी के साथ रिवॉल्वर पॉइंट कर देता है। बट पॉल उसको पुश करके वहाँ से भागने लगता है, पर थोड़ी ही दूर पर पॉल देखता है कि बिल उसके पीछे उसको चेस कर रहा था एंड ही वाज स्क्रीमिंग ही विल शूट। बट पॉल कंटिन्यूसली भागता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो रुकेगा तो बिल उसको शूट कर देगा। लेकिन बिल लगातार चिल्ला रहा था कि ही विल शूट एंड ही डिड। पर किसी तरह पॉल गन शॉट से बच जाता है एंड वो भागते भागते हाईवे पर पहुंच जाता है। पॉल बेग्स फॉर हेल्प, पर कोई भी पॉल की कंडीशन को देखकर रुकना नहीं चाहता था। पॉल को तब तक हेल्प नहीं मिली जब तक ही रैन इन फ्रंट ऑफ अ कार। वो उस कार में जल्दी से घुसता है और ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी भगाने को कहता है। कार की ड्राइवर थी जोएन बेरी, जो कि अपने फैमिली के साथ थी। वो किसी तरह पॉल को अपनी गाड़ी से बाहर निकालना चाहती थी, पर पॉल शाउट्स एट हर टू कंटिन्यू द ड्राइव। वो बार बार जोएन को कह रहा था कि उसे कोई मारने के लिए पीछे भाग रहा है एंड वो बताता है कि उस पर्सन के पास गन भी है एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अ फैमिली जोएन कंटिन्यूज द ड्राइव। पॉल को तब तक नहीं पता था कि उसने किस चीज़ को एस्केप किया था।
जोएन उसको नियर के पुलिस स्टेशन में ड्रॉप करती है वेयर ही रिपोर्टेड इंसिडेंट जो उसके साथ कुछ टाइम पहले हुआ। पुलिस ने उसकी कंप्लेंट को फाइल किया बट दे डिडंट टुक इट सीरियसली, दे थिंक इट्स जस्ट अ माइनर रॉबरी केस। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पॉल ये सब होने के बाद इतना डर चुका था कि उसने किसी तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस करवाया, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और उसकी बाकी की सारी डॉक्यूमेंटेशन बिल के कार में ही रह चुकी थी और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट से वापस यूके चला जाता है फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स। सितंबर 1992 जो कि एक नॉर्मल सा दिन था फॉर टू रनर्स जो कि ब्लैंगलो स्टेट फॉरेस्ट न्यू साउथ वेल्स में से पास कर रहे थे, अंटिल दे एंटर्स द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एग्जीक्यूशनर ड्रॉप। उन दोनों ने नोटिस किया कि कुछ स्टिंकी सी स्मेल पूरे पार्ट को स्मेली कर रही थी। एट फर्स्ट दे थॉट कि कोई जानवर वहाँ कहीं डिसीज्ड होगा, बट व्हाट दे फाउंड गिव देम चिल्स। उन्होंने देखा उनके थोड़े दूर एक ग्रेव बनी हुई थी एंड उसके नीचे 2 वुमेन डेड बॉडीज वर लाइंग डाउन और उनके हाथों को पीछे से बांधा गया था। जब पुलिस सीन पर पहुंची दे नोटिस कि बॉडीज के पास ईंटों से फायरप्लेस बनाया गया था एंड बहुत सारी सिगरेट्स भी वहां पड़ी हुई थी। पुलिस ने क्राइम सीन पर 22 कैलिबर के फायर्ड शेल्स भी ट्रेस किए। क्राइम सीन को अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद पुलिस को ये तो आइडिया हो गया था कि किलर ने इन दोनों को मारने के लिए काफ़ी टाइम लिया होगा। डेड बॉडीज को डिस्कवर किया गया एज कैरोलिन क्लार्क एंड जोएन वॉल्टर, दो 21 और 22 साल की फीमेल्स जो सिडनी में नैनी के काम को लेकर आई हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये दोनों मई 1992 से ही मिसिंग थी। जब दोनों की बॉडीज़ को फोरेंसिक्स में एग्जामिन किया गया तब बहुत ही डिस्टर्बिंग करने वाली चीज़ें बाहर आईं। जोएन वॉल्टर को बार बार स्टैब किया गया था और उसमें से एक स्टैब तो इतना क्रूअल था जिससे शी लॉस्ट हर स्पाइन एंड गॉट पैरालाइज्ड ड्यूरिंग अटैक। सेकंड विक्टिम कैरोलिन को इससे भी गंदी मौत दी गई और उसको भी बार बार स्टैब किया गया था, बट इट वॉज फाउंड कि उसको सिर पर एटलीस्ट 10 बार 22 कैलिबर की राइफल से शूट किया गया था और उसमें से 4 बुलेट्स तो उसकी स्कल में ही स्टक कर गई थी। ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेटिंग करना शुरू किया उस सारे एरिया को टू फाइंड एनी क्लू और वर्स टू फाइंड एनी अदर विक्टिम, लेकिन कुछ भी और पता नहीं चल सका आफ्टर अ ह्यूज सर्च ऑपरेशन। ऑन द अदर हैंड जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई लोगों को लगा कि ये कोई सीरियल किलर है जो ब्लैंगलो स्टेट फॉरेस्ट के एरिया में लोगों को मार रहा है, बट पुलिस ने इसको साफ साफ डिनाई कर दिया। इवन आफ्टर सो मेनी फोरेंसिक एविडेंस पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने पूरे केस को डॉक्टर मिल्टन के साथ डिस्कस किया जो पिछले 2 डेकेड से न्यू साउथ वेल्स पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे थे। एज अ क्राइम सीन एनालिस्ट जब पुलिस ने डॉक्टर मिल्टन को सारी क्राइम सीन फोटोज और रिपोर्ट्स दिखाई और उनको क्राइम सीन पे लेके जाया गया, आफ्टर एनालाइजिंग द क्राइम सीन ही मेड अ प्रोफाइल कि किलर अपने मिड-30s में होगा। वो इस फॉरेस्ट को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है। ही एडेड कि किलर का बैकग्राउंड काफ़ी अग्रेसिव भी है एंड उसको दूसरों को पेन देकर बहुत प्लेजर मिलता है। बट दिस ऑल्सो कुडंट हेल्प द पुलिस टू कैच द किलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर 13 months ऑफ दिस केस, अक्टूबर 1993, पुलिस ने 2 और डेड बॉडीज को डिस्कवर किया जो कि थी 19 साल के टीनेजर्स जेम्स गिब्सन और डेब्रा एवरेस्ट जो कि 1989 से ही मिसिंग थे। इन 2 डेड बॉडीज के मिलने के बाद पुराने केस पर भी अब लाइट अप होने लगा था। पता लगता है कि जेम्स और डेब्रा 9 दिसंबर 1989 को एक कंजर्वेशन फेस्टिवल जा रहे थे और दोनों की बॉडीज पर भी वैसे ही ट्रेडिशनल स्टैब वुंड्स मिले जो कि कैरोलिन और जोएन की बॉडी पर भी मिले थे। दोनों की स्पाइन भी ब्रेक हुई मिली जैसा कि पुराने केस में भी था। ये क्राइम सीन बिल्कुल मिरर था पुराने क्राइम सीन्स का। पूरी तरह से क्लूलेस पुलिस अब इस केस में एसपी क्लाइव स्मॉल को लेके आई जो कि ऐसे ही केसेस में काम कर चुके थे, पर यह केस शायद उनके लिए भी काफ़ी क्रूअल था। जैसे ही ऑफिसर स्मॉल को चार्ज मिला ही इनिशियली थिंक्स कि वो इस किलर को जल्दी ही पकड़ लेंगे, बट फॉर दैट उनको पहले सारे क्राइम सीन्स और विक्टिम्स को जानना पड़ेगा। ऑफिसर क्लाइव ने ब्लैंगलो स्टेट फॉरेस्ट में दोबारा से एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करवाया ताकि वो फॉरेस्ट का एक्सटेंडेड एरिया और अगर कोई और डेड बॉडी भी है तो उसको भी ढूंढ सकें, और उन्होंने इसको ढूंढा भी। 1 महीने बाद 1 नवंबर पुलिस एक और बॉडी फाइंड करती है हु वॉज आइडेंटिफाइड एज साइमोन श्मेडल। साइमोन एक जर्मन फीमेल थी जो काम के लिए सिडनी आई हुई थी। एंड नो कंट्रास्ट पुलिस फाउंड द सेम इंजरी इन हर स्पाइन जो उन्होंने बाकी केसेस में भी देखी थी।
She was brutally beaten and crime scene was same. 22 caliber shells, smoked cigarettes and fireplace of bricks. साइमोन की बॉडी मिलने के बाद ऑफिसर क्लाइव श्योर थे कि अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है एंड बस 3 दिन बाद दे डिस्कवर्ड 2 more विक्टिम्स जो थे एंजा हैप्शफील्ड 20 साल की एक जर्मन फीमेल और उसका 21 साल का बॉयफ्रेंड गेबोर न्यूगेबोर जो कि 26 दिसंबर 1991 से ही मिसिंग थे। बट पुलिस नोटिस करती है कि इस क्राइम सीन में बाकी सब तो बिल्कुल सेम था, बट देयर वाज वन डिफरेंस कि गेबोर को स्ट्रैंगल यानी गला घोट कर मारा गया था एंड उसको तब तक शूट किया गया था जब तक उसकी मौत नहीं हुई होगी, जबकि एंजा को सेम स्टैब वुंड्स थे। बट एंजा के सिर को उसकी बॉडी से काइंड ऑफ अलग किया गया था विद हेल्प ऑफ अ मैशेटी। पुलिस ट्राइड बट वो कभी एंजा का सिर ढूंढ ही नहीं पाई टिल टुडे। फाइनली ऑफिसर स्मॉल ने एडमिट किया कि कोई भी सेफ नहीं है अंटिल दे कैच दिस मॉन्स्टर। इन सब में से पुलिस ने एक पैटर्न ढूंढा कि सारे विक्टिम्स वो लोग हैं जो यंग हैं और काम की सर्च में हैं और जो अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, बट जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही क्रूअल था। पुलिस के लिए इतने सारे फिजिकल एविडेंसेस थे जिनको प्रोसेस करना पुलिस के लिए भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था टू फाइंड दिस किलर जिसने अपने सारे विक्टिम्स को कई अलग अलग तरीक़ों से किल किया था, जैसे कि स्ट्रैंगलिंग, ब्रूटल बीटिंग, शूटिंग और बिहेडिंग। पुलिस पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था और लोकल्स पुलिस को अपनी सेफ्टी के कंसर्न से कंप्लेंट भी कर रहे थे और ऑफिसर स्मॉल को कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था अंटिल 1994। यूके में रह रहे पॉल ने सारी इन्वेस्टिगेशन को टीवी में देखा और पॉल इमीडिएटली कॉल्ड न्यू साउथ वेल्स पुलिस डिपार्टमेंट। पॉल ने अपनी सारी स्टोरी ऑफिसर स्मॉल को बताई जो उसके साथ हुआ था जब ही वॉज विद बिल। उसने बताया कि कैसे वो बिल से मिला टू हैव अ राइड और बिल ने उससे वाइल्ड ड्राइव कैसे अजीब से क्वेश्चन पूछे। ही एडेड कि बिल ने उसको गन पॉइंट पे रख के उसको अपना विक्टिम बनाने की कोशिश भी करी थी, बट पॉल समहाउ एस्केप्ड पॉसिबली हिज वर्स्ट फेट। बिल, जिसका एक्चुअल नेम वाज आइवन मिलाट, पुलिस के रडार में काफ़ी टाइम से था। अकॉर्डिंग टू पुलिस, मिलाट एग्रेसिव, वायलेंट और रिपीट ऑफेंडर था जिसने पास्ट में भी कई छोटी बड़ी इलीगल एक्टिविटीज़ करी थी। पुलिस के लिए कोई सरप्राइज नहीं था मिलाट को सस्पेक्ट करना क्योंकि ही वॉज ऑलमोस्ट फिट, जो प्रोफाइल डॉक्टर मिल्टन ने बनाई थी क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद। जब पॉल ने न्यू साउथ वेल्स पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया, एवरीथिंग वॉज चेंज्ड। ऑफिसर स्मॉल ने पूरी कहानी सुनी एंड वो इसी मिसिंग लिंक की तलाश में थे जो इस पजल को सॉल्व कर सकता था। एंड टू कंक्रीट पॉल्स स्टोरी, ऑफिसर स्मॉल ने एक ही पर्सन से कॉन्टैक्ट किया जो इस पूरे केस को सॉल्व कर सकता था और वो थी नन अदर दैन जोएन बेरी, वही कार ड्राइवर जिसने पॉल को लिफ्ट दी थी इंसिडेंट वाले दिन। बेरी ने कंफर्म किया कि पॉल की सारी बातें बिल्कुल सच थी। ऑफिसर स्मॉल को पता लग चुका था कि ही गॉट हिज मैन एंड उन्होंने पॉल को जल्दी ऑस्ट्रेलिया बुलाया टू रिक्रिएट द सीन ऑफ द क्राइम एंड फॉर द विटनेस द केस। ऑफिसर स्मॉल गिव्स कोर्ट ऑल द फिजिकल एविडेंसेस जो कि काफ़ी था फॉर अ सर्च वारंट फॉर पुलिस टू चेक मिलाट्स प्रॉपर्टीज। जब पुलिस ने मिलाट की प्रॉपर्टीज को सर्च करना शुरू किया, व्हाट दे फाइंड चेंज्ड एवरीथिंग। मई 1994, 50 पुलिस ऑफिसर्स ने मिलाट के घर को सराउंड किया टू इन्वेस्टिगेट। जब पुलिस मिलाट की प्रॉपर्टी को सर्च कर रही थी, दे फाउंड अ लॉट ऑफ गन्स अलॉन्ग विद द 22 कैलिबर राइफल। बहुत सारी और भी विक्टिम्स की पर्सनल चीज़ें जैसे कि बैकपैक्स, कैंपिंग गियर, नाइफ्स और भी मिलाट के घर से मिले जो कि पूरी तरह से विक्टिम्स से मैच कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने मिलाट की मदर के घर से एक मशेटी भी डिस्कवर करी जो कि एक ग्लास केज में रखी गई थी एंड शायद दैट वाज द टूल विच वाज यूज्ड टू बिहेड एंजा। पुलिस मिलाट को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है, बट मिलाट ऐसे इंटेरोगेशंस को क्रैक करना अच्छी तरह से जानता था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ही बहुत बार पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व रह चुका था ड्यू टू हिज प्रीवियस हिस्ट्री विद क्राइम्स। उसने साफ साफ पुलिस से बात करने के लिए मना कर दिया। पुलिस ने मिलाट को अभी तक सिर्फ असॉल्ट के चार्जेस में बुक किया था, बट जब सारे एविडेंसेस को फोरेंसिक ने मिलाट के अगेंस्ट बताया, मिलाट को 7 एडिशनल काउंट से भी चार्ज किया गया और फर्स्ट डिग्री मर्डर। मिलाट ने सभी काउंट से रिफ्यूज़ किया, इवन सारे फिजिकल एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, बट पुलिस के पास सब कुछ वैलिड था। काफ़ी अनसक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद मार्च 1996 में पुलिस ने पॉल को एज अ कंक्रीट विटनेस कोर्ट में रिप्रेजेंट किया बिकॉज ही वॉज द वन जिसने मिलाट के ग्रूसम इंटेंशंस को एस्केप किया था। ट्रायल में पॉल ईजिली पासिस द क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट।
उसके बाद पुलिस ने सारे फिजिकल एविडेंसेस भी कोर्ट में प्रेजेंट किए, जैसे विक्टिम्स के पर्सनल आइटम्स जो मिलाट की मदर की घर से मिले थे। टू क्लेम इज इनोसेंस, मिलाट ने कहा कि उसको डेली मेल से एक लेटर रिसीव हुआ था जिसमें लिखा था कि उसको कोर्ट में गिल्टी नहीं माननी है एंड उसको कहना है कि उसको इन किलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट जब इस स्टोरी को रीचेक किया गया वो एक झूठ निकली। मिलाट सेड कि जो भी सामान उसके घर से मिला है उसका रिस्पॉन्सिबल उसका ही भाई है, बट जब इसको भी चेक किया गया वो भी एक फर्जी थी। सारा ट्रायल 15 वीक तक चला एंड ऑन जुलाई 27, 1996 जूरी पासिस द वर्डिक्ट कि मिलाट इज गिल्टी ऑन ऑल 7 काउंट्स। मिलाट को 7 अलग अलग लाइफ इम्प्रिजमेंट सुनाई गई अलॉन्ग विद 6 years ऑफ प्रिजन टाइम जो उसने असॉल्ट किया था पॉल के साथ। इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर विक्टिम फैमिलीज टू स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस, वाइल मिलाट आने वाले कई सालों तक अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए कोर्ट में अपील्स डालता रहा, बट एवरी टाइम ही वॉज डिनाइड। ऑलमोस्ट 23 साल बाद ऑन मई 13, 2019 मिलाट को जेल से प्रिंस ऑफ वेल्स के हॉस्पिटल में लेके जाया गया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज थ्रोट एंड स्टमक कैंसर। मिलाट ने कभी भी अपने क्राइम्स को नहीं माना था। पुलिस ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि वो मिलाट से कन्फेशन ले पाए, बट आफ्टर 8 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मिलाट डाइड ऑन 27th of October 2019 विदाउट कन्फेशन ऑफ हिज क्राइम्स। एंड विद दैट आइवन मिलाट का केस यहीं पे ख़त्म होता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में 1989 से लेकर 1992 में ऐसे कई इनोसेंट लोगों की हत्या करी जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। ये क्राइम स्टोरी इतनी हॉरिबल है कि इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द वॉल्फ क्रीक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो मूवी एक बार तो ज़रूर देखें क्योंकि दिस मूवी पोर्ट्रेट द इविल ऑफ आइवान मिलाट। एंड इन द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपको भी क्रिमिनल मिस्टीरियस केसेस सुनना पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।